Hello friends, I am Ms. Ketki Parmanand, Assistant Professor in Physics from Maharaja Agrestin International College, gives an online lecture on Lissajous curves. Lissajous curves जो टॉपिक है वो BSc फर्स्ट ईयर की क्लास के फिज़िक्स पेपर 1 की यूनिट 3 का एक टॉपिक है, जिसके थ्रू हम Lissajous curves और superposition of two simple harmonic motion mutually perpendicular, which are mutually perpendicular to each other, इन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे समझने के लिए मैंने इस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया है। जिसे इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा, देन व्हाट इज़ simple harmonic motion, then different terms related with simple harmonic motion, standard equation of path, special cases, application of Lissajous curve. Next, introduction. Lissajous curve is that curve which is made by the particle when two simple harmonic motion mutually perpendicular to each other superpose simultaneously on it. इसको समझने के लिए सपोज़ कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपरपोज करते हैं इस टाइप से, तो हमें फाइंड करना है कि इस इक्वेशन इस चार्ज पार्टिकल का पाथ किस टाइप का होगा। ओके, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो इलिप्स है, क्या वो सर्कल है, या क्या वो पैराबोला है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ द Lissajous कर्व। हम देख रहे हैं कि जो Lissajous कर्व है वो हमें किस तरीके का दिख रहा है यहाँ, इलिप्स। तो ये जो इलिप्स है ये हमें किस में दिखेगा, CRO मीन्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। With the help of cathode ray oscilloscope we can easily determine or find the Lissajous curve and study about these curves. Okay, next, अब Lissajous कर्व को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, in a simple harmonic motion any particle moves periodically in a straight line on either side of its mean position such that its acceleration is directly proportional to the displacement of the particle and the direction of acceleration is always towards the mean position. नेक्स्ट थिंग ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मोशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन मस्ट बी पीरियोडिक, एक्सिलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। तो ये कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। जो कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है तो वो इन केस वो इन तीनों कंडीशन को फुलफ़िल करता है तब उस मोशन को हम SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम टर्म्स रिलेटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो टर्म्स हैं ये इसलिए लिए गए हैं बिकॉज हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी particle executing in simple harmonic motion is given by like this. Okay, x is equal to a sin omega t plus phi. तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि x किसको डिनोट कर रहा है, उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को जो कि SHM में है। ए किसको डिनोट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को। तो हमने एम्पलीट्यूड को यहाँ पे डिफाइन किया है। इन अ वाइब्रेटरी मोशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और अ पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस मेड बाय द बॉडी और पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। its SI unit is hertz. Okay, then it is time, and this is the main important concept. This term is known as phase angle or phase difference. Okay, so
next one is these are some diagram which shows what is amplitude, wavelength, low frequency waves, high frequency wave, all about. Okay, next अब हमें मेन कंसेप्ट लिसाजूस कर्व से रिलेटेड जो समझना है वो है फेज़ एंगल क्या होता है. तो फेज़ एंगल समझने के लिए यहाँ ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ये एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है ये इस टाइप से. अब हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सपोज इस सर्कल में सर्कल के थ्रू मूव हो रहा है तो जैसे ये वाला एंगल क्या है 0 डिग्री, तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ है. जब इस तरीके से मूव कर रहा है इसका मतलब 0 to 60 डिग्री में कहाँ पे आ गया पार्टिकल, ये जो रेड लाइन दिख रही है वहाँ आ गया. उसके बाद जब 90 डिग्री में आया तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम पीक मिल रहा है. ठीक है. उसके बाद जैसे ही पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है. सिमिलरली फॉर 150 डिग्री, 180 डिग्री, एंड देन the displacement of the particle goes in negative direction. Okay, similarly ये जो कंसेप्ट है पीक साइमल्टेनियस एंड फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये वोल्टेज और टाइम के बीच में का कर्व है. ठीक है. इसमें एक रेड लाइन से रेड कलर से वेव शो हो रही है और दूसरी एक ब्लू कलर से वेव शो हो रही है. अब इसमें दिख रहा है कि इस केस में हम देख रहे हैं कि जो दोनों वेव हैं वो क्या है, साइमल्टेनियस है या इन फेज़ है. इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का फेज़ एंगल किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है. ठीक. यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेड वेव है वो क्या डिनोट कर रही है, साइन वेव डिनोट कर रही है, और जो ब्लू वेव है वो क्या डिनोट कर रही है, कोसाइन वेव. इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है या फेज़ एंगल है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. ओके. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके. अब आगे SHM को समझने के लिए अब ये होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या एक ही पार्टिकल मूव करेगा और वो एक ही से SHM मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. हो सकता है कि वहाँ एक से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो. सो according to the principle of superposition, the resultant displacement of two or more than two simple harmonic displacement at each instant is equal to algebraic sum or vector sum of the displacement at that instant. Mathematically हम देखेंगे तो x of t मतलब resultant displacement किसके इक्वल होगा, x1 of t plus x2 of t. Okay, the principle of superposition is applicable for any linear simple harmonic displacement and it can also be used for the simple harmonic motion mutually perpendicular to each other. इसका मतलब ये है कि principle of superposition दोनों केस में अप्लाई होगा. इस टाइप जैसे कि इन केस ऑफ लिसाजूस कर्व हमको इस तरीके से पढ़ना है कि जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किसी पार्टिकल पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर सुपरपोज हो रहा है. तो अब इसके लिए हमें इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है इस तरीके से यदि इस पार्टिकल पे सुपरपोज होते हैं तो भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट नाउ अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमारा मेन टॉपिक है कि हाउ लिसाजूस कर्व्स आर फॉर्म्ड. ओके. लिसाजूस कर्व जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं. तो लिसाजूस कर्व्स के दो केसेस है. उसमें से यहाँ पे मैंने एक केस डिस्कस किया हुआ है जिसकी हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो हमने दो SHM लिए हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है. एम्पलीट्यूड शुड बी डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसी इज़ सेम. ओके. ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कई बार पूछा जाता है कि सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या. इसका मतलब ये भी है कि फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कैसा है, सेम है, यानी 1:1 का है. अब जब फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 है
तो सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 का होगा। तो इस तरीके से हमें ये जो बात है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी या सेम टाइम पीरियड के बारे में याद रखनी है। ओके, नाउ when two mutually perpendicular simple harmonic motions superpose simultaneously on any charged particle, then the motion of particle is not a straight line, but its resultant path is closed curve, and this curve is depends upon frequency, amplitude and initial phase difference of the two simple harmonic motion। तो ये जो बात है आगे हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ है कि किस तरीके से लिसाजुस फिगर फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ द डेरिवेशन और मैथमेटिकल अप्रोच दैट हाउ लिसाजुस फिगर्स आर फॉर्म्ड। ओके, so for this, let the equations of the displacement at any time t of the two simple harmonic motion along the x and y axis superposed on the particle simultaneously is। ओके, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक जो एस एच एम हमने लिया है वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया, जो दूसरा लिया वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया। तो जब हम एक्स एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे एक्स किसको डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को, ए डिनोट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को, ओमेगा डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, और फाई डिनोट कर रहे हैं फेज एंगल को। ओके, सेकेंड, अलॉन्ग द वाई एक्सिस जब हम ले रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट हो रहा है, वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी। सेम थिंग, वाई रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, बी एम्पलीट्यूड, ओमेगा अगेन फ्रीक्वेंसी, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फाई वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एस एच एम के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, phase difference y phi। okay, now from equation 2 y upon b is equal to sin omega t, b को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिए तो इक्वेशन 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y upon b is equal to sin omega। now for further proceeding, by using the trigonometrical identity, that is cos theta is equal to square root of 1 minus sin square theta, we know that in place of theta here we use omega t. So cos omega t is equal to square root of 1 minus sin square omega t. From the previous equation it is clear that the value of sin omega t is equal to y upon b. So in place of sin omega t we have to put the value sin omega t is equal to y upon b. Now again by using equation 1, x upon a is equal to sin omega t plus phi. To expand this identity, this formula, we use the formula sin a plus b, which is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Okay. So next step is substituting the value of cos omega t from equation 3 in equation 4. We get the equation as x upon a is equal to y upon b cos phi plus square root of 1 minus y square upon b square sin phi. Now after transferring the value from right hand side to left hand side, this equation becomes like this: x upon a minus y upon b cos phi is equal to square root of 1 minus y square upon b square sin phi. Next, squaring on both the side, we get, here we use the formula a plus b the whole square. So we get x square upon a square plus y square upon b square cos square phi minus 2xy upon ab cos phi is equal to
sin square phi and in bracket 1 minus y square upon b square. Now this term, now sin square phi is distributed over both the term 1 and 1 y square upon b square, then it will become minus sin square phi into y square upon b square, and this term is transferred in the next step on the left hand side. So the equation becomes x square upon a square plus y square upon b square cos square phi minus 2xy upon ab cos phi plus y square upon b square sin square phi is equal to sin square phi. In the second term and fourth term, y square upon b square will be common. So this equation becomes like this: x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon ab cos phi is equal to sin square phi. This is the standard equation of an ellipse confined in a rectangle of side 2a and 2b. इसका मतलब ये है कि ये जो एक इक्वेशन है ये किसको डिनोट कर रहा है? एक ऐसे इलिप्स को जो कि रेक्टेंगल के अंदर कन्फाइंड है और उस रेक्टेंगल की साइड कितनी है? 2a के इक्वल है, और लेंथ किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है, और विड्थ किसके इक्वल है? 2b के इक्वल है. तो ये जो इक्वेशन है यही की पॉइंट है इस लिसाजस कर्व का, बिकॉज इसी इक्वेशन के बेसिक पे हम आगे समझेंगे कि कौन से फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए लिसाजस कर्व्स का जो शेप है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है. ओके, नाउ अब आगे हम स्पेशल केसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जिसमें कि लिसाजस कर्व्स का जो शेप है वो डिफरेंट होता है वो डिस्कस करेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे? फेज एंगल पे. ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू SHM सुपरपोज हो रहे हैं. इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो किसके इक्वल है? हमने माना है फाई के इक्वल है. तो जो फर्स्ट केस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ एन चार्ज पार्टिकल इज 0. तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन फाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो जो इसके पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फाइंड किया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0 में. और इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में. जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक प्लस रूट मिलता है, एक पॉजिटिव रूट मिलता है और एक नेगेटिव रूट मिलता है. तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग स्ट्रेट लाइन को. यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होके जाएंगी? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से और एक थर्ड क्वाड्रेंट से. ओके, सो इसका मतलब इस फर्स्ट केस का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन passing through second and third quadrant. Okay, sorry, first and third quadrant. Okay, so this is the pair of coinciding straight lines which is passes through first and third quadrant. Next, now when phi is equal to pi by 4, फाई की वैल्यू पाई बाई 4 होगी. इसका मतलब ये है कि साइन पाई बाई 4 क्या होता है? साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 भी क्या होता है? 1/√2. तो जब हम इन दोनों की वैल्यू जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फाइंड किया हुआ है वहाँ पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
इस तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू 1/√2 इज़ इक्वल टू, बिकॉज वहाँ पे साइन स्क्वायर फाई था तो स्क्वायर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1/2 में। ओके जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ √2 है, तो एक √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 2 को, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस XY अपॉन ए बी इंटू √2 इज इक्वल टू 1/√2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1/√2 द होल स्क्वायर। सो द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एलिप्स। ओके नॉट जनरल इलिप्स बट ऑब्लिक इलिप्स। ओके इसका मतलब कि व्हेन फाई phase difference between two SHM is pi/4, then we get Lissajous curve type of oblique ellipse, okay, which is shown by this type of curve. यहाँ दिख रहा है कि ये जनरल इलिप्स नहीं है, क्या किस तरीके का इलिप्स है, ऑब्लिक इलिप्स है, जो किस में कन्फाइंड है, 2a लेंथ और 2b विड्थ के रेक्टेंगल में कन्फाइंड है। ओके नेक्स्ट व्हेन फाई इज इक्वल टू pi/2, तो जब फेज डिफरेंस अगेन दोनों SHM के बीच pi/2 का होगा, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज वी नो साइन pi/2 इज इक्वल टू 1 and cos pi/2 is equal to 0. So x square upon a square plus y square upon b square is equal to 0. This is the equation of an ellipse whose major axis is along the x direction and minor axis is along the y direction. ओके यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आता है कि अभी जैसे हमने जो केस डिस्कस किया है उसमें लिया है कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एम्पलीट्यूड है वेव के वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ए है और अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या लिया हमने, बी लिया। लेकिन ऐसा हो जाए कि दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो गए, सपोज सेम हो गए, ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो जो ये इलिप्स का इक्वेशन है वो कौन से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ circle. So when a is equal to b, then above equation reduces to equation of circle, and we can say that uniform circular motion can be resolved in two mutually perpendicular simple harmonic motion of the same frequency and same amplitude but having a phase difference of pi/2. तो यहाँ से हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ SHM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ on the basis of SHM. ओके सो इस केस के लिए जो लिसाजस कर्व हमें CRO में मिलेंगे वो किस टाइप का होगा, इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और माइनर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी लिसाजस कर्व हमें यहाँ इन डिफरेंट केसेस में मिल रहे हैं वो जो हैं वो उसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, दैट इज़ ellipse confined in a rectangle. Okay next when phi is equal to pi, the phase difference between the two motions is pi, then sin phi हम जानते हैं sin n pi क्या होता है, 0, तो जब sin n pi 0 है तो sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi सभी की वैल्यू 0 होगी। तो अगेन द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज रिड्यूसेस टू लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos पाई इज इक्वल टू -1. ओके सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लाइक दिस, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. व्हेन वी टेकिंग द स्क्वायर रूट then this equation becomes x upon a plus y upon b equal to 0. So this equation represents a pair of coinciding lines y is equal to minus b x upon a, and which is passes through the origin situated in the second and fourth quadrant. जैसे कि हमने phi is equal to pi में देखा था कि वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही थी, लेकिन ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसे पास होगी, सेकेंड और कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से। ओके तो हमने तो जब फाई की वैल्यू पाई के इक्वल होगी तो हमें लिसाजस कर्व का शेप किस तरीके का मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके नेक्स्ट, so these are all about
स्पेशल केसेस रिलेटेड विथ लिसाजस कर्व. अब ये जो डायग्राम है ये यहाँ क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है कि जब एंगल की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स के लिए लिसाजस कर्व की का जो शेप होगा वो किस तरीके से चेंज होता है. जैसे व्हेन फेज एंगल 0 डिग्री, तो हमने देखा कि हमें क्या मिली थी, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, नेक्स्ट फाई इज इक्वल टू, हम इस तरीके से यहाँ पे जो साइकिल लिया गया है वो इस तरीके से लिया गया. तो डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी टेकिंग 45 डिग्री देन ऑब्लिक इलिप्स व्हेन पाई बाय 2. अब जैसे अभी बताया कि इफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0 देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री में अभी हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू पाई का केस, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से स्ट्रेट लाइन पास होती है तो हमें फिर से स्ट्रेट लाइन मिली. देन 270 डिग्री, ओके, इलिप्स, एंड अगेन 360 डिग्री वी गेट सर्कल एंड दिस सर्कल विल बी कंटिन्यू. Okay, so these are all about the different shapes of Lissajous curves which are obtained and which is shown on the cathode ray oscilloscope. Okay, next, application of Lissajous curve. जो भी हम फिज़िक्स पे जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक मेजर एप्लीकेशन होता है. तो उसी बेसिस पे ऑन एन ऑसिलोस्कोप इन अ फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी वी सी वन वोल्टेज वर्सेस अनदर वोल्टेज रिलेशन ऑन एन ऑसिलोस्कोप और वन करंट सिग्नल वर्सेस अनदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द circuit. The oscilloscope takes in both analog signals and using a complex circuit, it plots the Lissajous figures on the screen of oscilloscope. The graph gives the relation between the frequencies and the phase difference. The plot is usually seen in X and Y mode of the oscilloscope. In the normal mode, each signal is shown versus time. Okay, इसका मतलब ये है कि Lissajous curves के थ्रू हम CRO में Lissajous कर्व्स को जब हम देखते हैं तो उसके थ्रू हम जो भी हम एनालॉग सिग्नल की स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन किस तरीके का होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, Lissajous कर्व पे. ओके, नेक्स्ट, जनरली इन ट्रांसमिशन ऑफ stereophonic audio signals, the left and the right signals are analyzed for the phase difference between the two. They are mixed using advanced mixers with a choice of parametric mixing of them. The equipment to do this utilizes Lissajous figures. Okay, तो stereophonic audio signals के ट्रांसमिशन में जो है वो क्या यूज़ होता है, Lissajous figures यूज़ होता है. ऑन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स द स्क्रीन सेवर एप्लीकेशंस यूज Lissajous figures with continuously varying W1/W2 ratio, omega1/omega2 ratio. Okay, in science fiction movies and TV shows these figures are used. They are used to design new logos and space stations and satellites uses Lissajous orbits. Okay, so these are the major application corresponding to Lissajous curves. Okay, so thank you. और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.